हेलो एवरीवन। हाँ जी, नीट की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए एजुकेशन हब एमबे इंस्टीट्यूट मानसा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। बेटा आप सभी को पता है काफ़ी टाइम से हम कॉन्टीन्यूसली वीडियोस डाल रहे हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो की आपकी नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, तो हम इसमें अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस हैं वो करवा रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर से समझ में आ जाए, आप इजीली पेपर में अटैम्प्ट कर सको। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स तो क्वेश्चन रिपीट ही हो जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं तो थोड़ी बहुत फॉर्म उसमें चेंज होता है, स्टेटमेंट में चेंज होता है। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है कि आप उसको प्रॉपर से समझ के उसको अगर स्टेटमेंट में भी डिफरेंस है तो आप उसको सॉल्व कर सको। तो जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं बेटा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। हम प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं अभी से। विद इन 2 or 3 days we are going to start our classes in a proper way. So join education hub MBA इंस्टीट्यूट। 45 days में हम आपको नीट की प्रेपरेशन करवा देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट कर रही हूँ, 9463079680। हाँ जी बेटा, अब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं। एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्ड अ स्पेक्टिकल to a patient with a combination of convex lens of focal length 40 centimeter and concave lens concave lens 25 centimeter. The power of the spectacle। कहते एक जैसे हम मान लो अपनी आई साइट चेक करवाने चले जाते हैं, जो ऑप्टिशियन है उसने एक पेशेंट को बोला कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ द कन्वेक्स लेंस लगाना है एंड कनकेव लेंस लगाना है। तो जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपने पावर ऑफ द स्पेक्टिकल निकालना है। बहुत इजी है बेटा, 10th क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। पहले तो आपने कॉम्बिनेशन करनी है दोनों की। ठीक है, एक है कन्वेक्स लेंस है, दूसरा क्या है आपके पास कनकेव लेंस है। अगर आपको टर्म साइन कन्वेंशंस क्लियर हैं तो जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स हमारे पास जो 40 सेंटीमीटर दैट विल बी पॉजिटिव, और जो कनकेव लेंस है उसकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हमने कॉम्बिनेशन मतलब ओवरऑल जो पहले पावर इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स। अगर यही सेंटीमीटर्स में जैसे आपके पास है तो 100/f। ठीक है, अगर मैंने पावर निकालनी है तो मुझे 1/f करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो समझ में लग गया। अब हमने ओवरऑल पहले दोनों की फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f1 प्लस 1/f2। इनको सॉल्व कर लो। यहाँ पे पॉजिटिव का 4 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे -25 होगा। इसके सॉल्व करके आपके पास कैपिटल एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो पावर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर्स में है तो 100/f। ठीक है, जो आपका कॉम्बिनेशन का एफ आएगा ना, ये वाला एफ, ये उसकी वैल्यू उसको में पुट कर देना तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इसका जो आंसर आएगा आपके पास दैट विल बी -1.5। ठीक है, सोल्यूशन करके देख लेना, नहीं पता चलता कोई, अगर आपको सोल्यूशन नहीं करना आता, इसका कैलकुलेशंस वगैरह जो नहीं करनी आती तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट एंगल अ रे ऑफ लाइट विल इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ एन इक्वेटोरियल इक्विलेटरल प्रिज्म सो दैट द इमर्जेंट रे मे ग्रेस द सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म। हाँ जी, कहते एट व्हाट एंगल अ रे ऑफ लाइट विल इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म। हाँ जी, कहते किस एंगल पे जो लाइट है इंसिडेंट हो प्रिज्म के ऊपर, सो दैट द इमर्जेंट रे में ग्रेस द सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ताकि जो इमर्जेंट रे है वो सेकंड सरफेस तक, ठीक है, वहाँ तक पहुँच सके। तो जैसे जब लाइट इंसिडेंट करती है प्रिज्म के ऊपर, आपको पता है कि भी जो मीडियम है वो चेंज होता है, उसके कारण रिफ्रैक्शन होती है। बाहर एयर मीडियम है, अंदर ग्लास हो गया तो रिफ्रैक्शन अक्कर कर जाती है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास
कितने उस पे वो इंसिडेंट लाइट है जो फॉल करे ताकि वो उसमें से ग्रेज कर जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है ना। अगर मीडियम चेंज हो रहा है दैट मीन्स हमने ये भी 10th क्लास के बेस्ड है, देखो, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है ना। तो क्या होता है स्नेल्स लॉ, म्यू दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। तो अब देखो कि मैक्सिममली जब उस पर फॉल करेगा, ठीक है, दैट मीन्स आपके पास क्या है, जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। वो मतलब परपेंडिकुलरली जो इंसिडेंट रे है वो उसके ऊपर फॉल करनी चाहिए। ठीक है। तो उस टाइम पे जब क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन अक्कर व्हेन देयर इज़ अ ग्रेजिंग इंसिडेंट। ठीक है। इसका मतलब कि पहले आपको पता है कि जो आपके पास प्रिज्म दिया हुआ है वो इक्विलेटरल है। ठीक है। जो उसकी सारी साइड्स, उसके सारे एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हैं। हाँ जी। तो अगर हम बोलें 60 डिग्री के एंगल्स हैं तो मैक्सिमम डेविएशन कब अक्कर करेगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल देखना है हमने, तो हम इसके बेस इंसिडेंट एंगल हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसका, 1.5। साइन 90 इज 1 अपॉन साइन आर। तो साइन आई आर की वैल्यू इसमें से क्या आ जाएगी, 1/1.5, जिसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.67। तो इससे आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ गए। ठीक है। अगर आप अब देखो इसमें क्या होगा, इन्होंने क्या कहा है कि ग्रेस टू द एमर्जेंट रे। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही बोला है। तो उस केस में अगर आपने इसकी डायग्राम की होगी, आपने 10th क्लास में आपको है इसकी डायग्राम, तो अगर आपने की है ध्यान से, तो ये होता है, सॉरी फॉर दिस, आई एम मेकिंग द डायग्राम सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। प्रिज्म, दिस इज़ ए। ठीक है। ये 60 डिग्री हैं सारे के सारे एंगल्स। ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, अभी जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है। जो यहाँ पे ये नॉर्मल्स मीट करते हैं, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगेन आर डैश। तो जो आर प्लस आर डैश है ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। ठीक है। अब वो आर प्लस आर डैश वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो वो कितना है, 60 डिग्री है। तो इससे आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री माइनस आर। आर अब देखो आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो 60 माइनस 42 कितना होगा, आएगा 18 डिग्री। ठीक है। अब सेकेंडली दूसरे फेज पे जब वो लाइट एमर्जेंट हो गई, उसके ऊपर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम रहेगा ना, क्योंकि सेम मटेरियल में से ही पास कर रहा है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी उसमें आपके पास, 18 डिग्री। बस इतना डिफरेंस होएगा, उससे आपके पास क्या है, साइन ऑफ आई की वैल्यू निकल जाएगी जो एमर्जेंट रे के लिए होगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 28। हाँ जी। नेक्स्ट, अ पेपर with 2 marks having separation D is held normal to the line of sight of an observer at a distance of 50 meter. Diameter of eye lens of the observer is 2 millimeter. Light wavelength 5000 Armstrong is made to fall on the lens. The least value of the D so that the markers can be seen as separate. बेसिकली जो ये क्वेश्चन है ये रिजॉल्विंग पावर का है। ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि पेपर के ऊपर 2 मार्क्स बना दिए, मार्क लगा दिए, लगा लो, कि जिनमें सेपरेशन डी है। ठीक है। इज़ हेल्ड नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट ऑफ एन ऑब्जर्वर एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। जो ऑब्जर्वर है वो 50 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन क्या आ गया, 50 डी। द डायमीटर ऑफ द आई लेंस, हाँ जी, जो ऑब्जर्वर का जो आई लेंस है उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, और जो वेव लेंथ है वो 5000 आर्मस्ट्रॉम है।
उसके ऊपर जो लेंस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। तो आपने डी की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल डी की। हाँ जी, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला किया हुआ है आपने। डी इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। 1.22 लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी किया था 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1.22 इंटू 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिवीजन 50 दिया हुआ है। और नीचे ए, जो अब हम इसमें हमारे पास क्या मेंशन है, जो आई लेंस का मतलब जो है डायामीटर, मतलब क्या दिया हुआ है इन्होंने, डायामीटर दिया हुआ है, वो ए है। ठीक है, तो मिलीमीटर है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ सेंटीमीटर, उसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.525, दैट इज़ बी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टैंडिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू a साइन 100t cos 0.01x वेयर t इज द सेकेंड्स एंड x इन द मीटर्स। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आपने प्रीवियसली भी एक वीडियो में किया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कंपेयर करेंगे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्टैंडिंग वेव के लिए, दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू 2a साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ के एक्स। ठीक है, उससे उसके साथ कंपेयर करो अब जो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी उससे, 100t, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 100। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0.01। ठीक है, अगर हमें इतना पता चल गया तो उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन आपने 9th क्लास में किया हुआ है, वही आप यूज़ करोगे इसमें। +1 +2 में भी किया है, बट 9th क्लास से स्टार्टिंग हो जाती है, उसके बेसिस पे बता रही हूँ। तो दैट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, तो अब जो लैम्डा है इसमें, जो हमने लैम्डा लिखा है वेवलेंथ, दैट इज़ 2π/k। जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ ω/2π। ठीक है, अब तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो v में, दैट इज़ 2π/k इंटू ω/2π। क्या बन गया, ω/k, वैल्यूज़ पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 10⁻⁴ मीटर/सेकेंड। हाँ जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, for a gas, if the ratio of specific heats at a constant pressure P and constant volume V is gamma, then the value of degree of freedom is। हाँ जी, कहते हैं अगर आप किसी भी गैस के लिए देखो, अगर रेशो है स्पेसिफिक हीट की पर्टिकुलर प्रेशर के कंडीशन पे, वॉल्यूम की कंडीशन पे, इफ़ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, अच्छा जो स्पेसिफिक हीट्स हैं उनकी रेशो निकालनी है आपने एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर पे, दैट इज़ गामा। ठीक है, जो रेशो है वो गामा है। तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है कि कितनी होगी। हाँ जी, मान लो कि मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है, उसमें क्या है, n नंबर ऑफ कैपिटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जब कोई भी हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो उनमें आपस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मतलब उनकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो उसके कारण क्या होगा, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव ही करते रहते हैं, तो इसीलिए जो इंटरनल एनर्जी होगी बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो सारे के सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो जो उनकी ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारे पार्टिकल्स के कारण ही होगी ना। तो वो सारे पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी आपके पास, 1/2 FKT। तो इसमें F क्या है, अब दिस इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी अगर हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए निकालनी है तो क्या होगी,
एन यू इज इक्वल्स टू एन इंटू 1/2 एफ के टी। अब एन कहाँ से आ गया, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, हमने पहले ही बोला है कि आइडियल गैस में हम एन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी आ गई तो एन मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी आ जाएगी। हाँ जी, तो अब हमारे पास देखो जो हमें पता है इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। उससे पहले हमारे पास एक इक्वेशन होती है k इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन, मतलब के एन इज इक्वल्स टू आर, तो k और n को कंबाइन करके आपके पास क्या बन गया, r। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गई, 1/2 एफ आर टी। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 एफ आर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि हमने मान लिया कि जो हमने उसको गैस को हीट किया किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, तब तक हीट किया जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं कर गया। तो उस टाइम के ऊपर जो इसकी हीट होगी दैट इज़ डी क्यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं लगा। तो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है हमें इसके बेसिस के ऊपर, वो कहता है डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो दूसरा इक्वेशन क्या हमें पता है इसका, सी वी डी टी। तो सी वी क्या आ गया हमारे पास, डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, अब हमारे पास डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज़ 1/2 एफ आर। वो क्या है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो सी वी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/2 एफ आर आ गया। ठीक है, अब मेयर्स फॉर्मूला किया हुआ है आपने, दैट इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब आपको पता है कि इससे इसको रीअरेंज करके क्या बन गया, आर प्लस सी वी की वैल्यू आपको अभी पता है, अपने अभी लिखी है आर प्लस क्या बन गई 1/2 एफ आर। ये आर तो ऐसे ही रखा, तो सी वी की वैल्यू 1/2 एफ आर ये बन गई। दोनों में से आर कॉमन ले लो, जब आप आर कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस 1 इंटू आर। ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई सी पी की। ठीक है, अब रेशो इन्होंने क्या बोला है, रेशो निकालनी है। तो रेशो किसकी, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशो निकालनी है। तो सी पी की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, F/2 प्लस 1 इंटू आर। इसकी क्या है, F/2 इंटू आर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ क्या करो आप इसमें पुट कर दी आपने, आर से आर कैंसिल हो गया। तो अगर आप इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इसकी एफ़ की वैल्यू आ जाएगी, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना था ना, दैट इज़ एफ़, तो 2/γ-1। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, आई थिंक दिस इज़ डी। ठीक है बेटा, इजी था, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। पहले हमने इसकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहेंगे पार्टिकल्स, तो इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज़ हाफ एफ के टी। तो एन पार्टिकल्स के लिए निकालनी है तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद इसमें के इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन, आर लिख लिया, तो डी उसमें जो टी आया उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई सी वी। उसके बाद क्या करना है, जब सी वी की वैल्यू आ गई मेयर्स फार्मूला लगाओ, उसमें पुट कर दो, तो उसके बाद इनकी रेशो निकाल दो। टू इजी, देखने में थोड़ा टिपिकल लगता है, अदरवाइज इट्स टू इजी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर इज। कहते हैं अगर हम जो अर्थ की जो स्पिनिंग मतलब हम बोलते हैं ना कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, तो अगर हम उसकी स्पिनिंग स्पीड इंक्रीज़ कर दें तो बॉडी के वेट पे, इक्वेटर पे, मतलब बॉडी के वेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर पे जो आर की वैल्यू होती है दैट इज़ मैक्सिमम, क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जब हम पोल
पोल की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो अर्थ है दैट इज़ इलिप्टिकल इन शेप, सर्कुलर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्फीयर और सर्कल, इलिप्टिकल शेप है। तो अगर हम पोल की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो आर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो एक लेवल पे आके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई भी चीज़ मूव करती है, रोटेट करती है सॉरी, तो उसमें क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो इक्वेटर है वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, इक्वेटर पे फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्केयर, रेडियस ऑफ अर्थ ओमेगा स्केयर। तो इक्वेटर के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, क्योंकि अभी डिस्कस किया हमने, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो उसके कारण जो वेट है बॉडी का वो डिक्रीज़ करेगा एट एवरी प्लेस, एट ऑल दी प्लेसेस, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा सी, डिक्रीज़। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके बाय साइमल्टेनियसली एमिशन ऑफ टू पार्टिकल्स with respective half lives of 1620 years and 810 years. The time after which 1/4 of the material remains is, हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन भी पहले किया हुआ है। कहते रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो लगातार डिके होता जा रहा है, दो पार्टिकल्स हैं जिनकी हाफ लाइफ आपको गिवन है, तो आपने ये बताना है द टाइम बताना है जब तक वो जो मटेरियल है आपके पास 1/4 नहीं रह जाता तब तक। हाँ जी, डिके हो रही है ना वो चीज़, ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तो एक रिलेशन है आपके पास हाफ लाइफ और डिके में, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.6931 अपॉन टी, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स हैं, हमने दोनों की इफ़ेक्टिव डिसइंटीग्रेशन निकालनी है, मतलब क्या है, वो किस स्पीड से डिसइंटीग्रेट मतलब ख़त्म हो रहे हैं। तो वो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, फॉर्मूला आपको पता है इसका, जब लैम्डा की वैल्यू होती है तो आपको पता है दैट इज़ 1/t, 1/t इज इक्वल्स टू 1/t1 1/t2, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दो, जब इसमें इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ गया, कैलकुलेशन करके देखना 540 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमने हाफ लाइफ की बात कर ली, ठीक है, ये अब हमने कंसेप्ट पीछे वाला ही उठाना है, हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है कि हाफ लाइफ में कितनी, द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर एन हाफ साइकिल्स। तो उसका क्या मतलब होता है, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 रेज टू पावर एन, दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, इन्होंने क्या बोला था, 4 हाफ लाइफ्स होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा 1/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, 1/4 आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन, इस वाली को और इस वाली को इक्वेट कर दो, तो आपके पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो जो अब हमने डिके किया था वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली टाइम पीरियड की, तो आई थे हमारे पास 540 ईयर्स। तो एन की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू 540 दैट इज़ 1080 इज़ योर आंसर, ठीक है जी। डी ऑप्शन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving in a circle of radius 1 meter with an angular velocity of 2 radian per second. The centripetal force acting on a body is, सिंपल से फॉर्मूले हैं, इजी से निकल जाता है। ऑब्जेक्ट है उसका मास 5 kg है, वो सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 1 मीटर है और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड है। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीपिटल फोर्स आई थिंक सभी को पता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखना होता है तो सेंटर पे जो फोर्स एक्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो वैसे हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है mv² अपॉन r,
ठीक है। तो v की वैल्यू वो किसी एंगल के साथ ही मूव करती है ना, जो कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है, दैट इज़ r ओमेगा। इसमें पुट कर दो तो f की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसका जो ओमेगा की वैल्यू है वो 2 रेडियन पर सेकंड है, ये गिवन है हमारे पास, और रेडियस 1 मीटर है, मास हमारे पास 5 गिवन है। वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है। तो अगर इसके डायमेंशंस निकालने हैं तो एनर्जी अपॉन न्यू के निकालने पड़ेंगे। तो एनर्जी के क्या होते हैं, एम एल स्केयर टी माइनस 2 अपॉन टी माइनस 1, बिकॉज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, एम एल स्केयर टी माइनस 1। ठीक है जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ sinusoidal wave, the time period for a particular point to move from maximum displacement is 0.17 seconds. The frequency of the wave। हाँ जी, इन्होंने बोला है कि टाइम फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कोई पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है दैट इज़ 0.17 सेकेंड। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। हाँ जी, जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो अब एक क्या है हमारे पास, सिनोसॉइडल वेव्स हैं, तो उनके लिए जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ t इज इक्वल्स टू 4t। ठीक है। आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है दैट इज़ 0.17। क्या बन गया, 0.68। ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, जो सिनुसॉइडल वेव्स है उनका टाइम पीरियड आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है, क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव निकालना है। तो फ्रिक्वेंसी आपको पता है 1/t होती है, उसको पुट कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.47 हर्ट्ज़। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चंस आई थिंक आपको समझ आ रहे होंगे। जो भी नहीं समझ आ रही आप कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। कम एंड ज्वाइन एजुकेशन हब MBA इंस्टीट्यूट मानसा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। हाँ जी बेटा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आप प्रॉपर वे से इसकी प्रेपरेशन, नीट की प्रेपरेशन कर सको और इस बार उसको क्रैक कर सको। एंड थैंक यू सो मच।